इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में महामाघ मेले 2026 की शुरुआत पौष पूर्णिमा से हुई तो मकर संक्रांति के 2 दिवसीय स्नान पर्व के दूसरे दिन कड़ी ठंडी कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं का संगम तट पर आना जारी है। कड़कड़ाती ठंड कोहरे पर भारी पड़ी आस्था। आज दूसरे दिन भी ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़े से लेकर बच्चे तक ठंड में आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए। वहीं माघ मेले में 75 साल बाद बन रहे शुभ सहयोग को लेकर भी यहां श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। मकर संक्रांति के स्नान पर्व को देखते हुए माघ मेला क्षेत्र में पुलिस के कड़े इंतजाम व एटीएस कमांडो, एसटीएफ, एसओजी की टीम व जल पुलिस की टीम भी तैनात दिखाई दी। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत डीप वाटर बैरिकेडिंग भी की गई है। ड्रोन और अंडरवाटर ड्रोन व सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है। यहां प्रतिवर्ष लगने वाले माघ मेले को मिनी कुंभ के तर्ज पर मनाया जा रहा है तो 75 साल का शुभ सहयोग भी बन रहा है, जिसको लेकर संगम स्नान का काफी महत्व बढ़ जाता है। संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। कल जहां 85 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी, 85 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का स्नान करने का सिलसिला जारी है। लगातार लोग आस्था की डुबकी लगाकर अपने घर की ओर वापस रवाना हो रहे हैं। कहेंगे कि आज जो मकर संक्रांति का पर्व है ना, वो ये आदि से चला आ रहा है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है आज की डेट में। मकर प्रवेश जो है, राशि प्रवेश करे, भगवान का जो है सूर्य जो है वो अपने उसमें प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। संगम के तट पे हम लोग स्नान किए हैं, स्नान दान भी किए हैं। जो कुछ भी होता है इसमें बहुत अच्छा है। लेकिन सरकार के कुछ रूल सही नहीं है, मैं कहना नहीं चाहूँगा इस पर, क्योंकि अब कुछ चीज़ें सही भी हैं। तो पिछले साल कुंभ था, अब की थोड़ा मिनी कुंभ है, तो उस हिसाब से अच्छी भी है। अच्छी मकर संक्रांति की समस्त श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। बस मैं यही समझती किस तरह से मैम आज मकर संक्रांति का स्नान पर्व चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जो आज माघ मेले में? भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और संगम पर सब लोग स्नान कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं हमारी सुचारू हैं। चेंजिंग रूम है, लाइट, बिजली, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था एकदम कायदे से है। फोर्स पूरी तैनात है, सिविल डिफेंस भी यहाँ पर उपलब्ध है और सारे श्रद्धालु जो है पूरी सुविधा के साथ स्नान कर रहे हैं। संक्रांति का स्नान आज चल रहा है और सुबह 6 बजते बजते लगभग 8 लाख लोगों ने स्नान कर लिया है। बीच में कोहरा थोड़ा बढ़ा था, अब कोहरा छट गया है तो भीड़ फिर से बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस तैनात है और लगातार हमारे जवान गाइड कर रहे हैं। जो सिटियाँ आप सुन रहे हैं ये गाइड करने के लिए है कि किस रास्ते से लोग आए, किस रास्ते जाएं, बहुत देर तक लोग ना रुकें, इसका इंतजाम किया गया है। जल पुलिस मुस्तैदी से तैनात है ताकि कोई गहरे पानी में न जाए और हमारे कैमरों से भी निगरानी लगातार की जा रही है। लगभग कल के जितना ही है, कल लगभग 85 लाख लोगों ने स्नान किया था। जिस तरह की भीड़ है, धूप बढ़ने के बाद और तेज़ी से आएंगे लोग, तो कल जितना ही अनुमान आज का भी लगभग है। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म अभिनेता और हास्य कलाकार राजपाल यादव बुधवार को माघ मेले में पहुंचे। उन्होंने शततिला एकादशी मकर संक्रांति पर संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद दद्दा जी के शिविर में पहुंचकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चन किया। मीडिया से बात करते हुए राजपाल यादव ने कहा कि उनके जीवन के निर्देशक दद्दा जी ही है। दद्दा जी ने उनके जीवन को बदल दिया। आज सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। दद्दा जी ने एक बात सिखाई थी कि देश में रहो या विश्व के किसी कोने में रहो, अपना धर्म हमेशा याद रखो। राजपाल यादव ने कहा कि दद्दा जी ने जो आचरण, व्यवहार और संस्कार सिखाया है कि सबका मालिक एक है, उससे जीवन बदल गया है। दद्दाजी पुत्र के समान स्नेह देते थे। मैं भी दद्दाजी को गुरु और पिता के समान प्यार करता था। मैं हर जन्म में दद्दाजी का आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। कहा कि माघ मेला में अमीर, गरीब, संत, महात्मा, योगी, सन्यासी, फकीर सबके दर्शन होते हैं। कहा कि यहाँ पर कोई किसी को जानता और पहचानता नहीं, सब एक दूसरे की सेवा और सहायता के लिए तत्पर है। हर ओर पूजन अर्चन और धार्मिक कार्य हो रहे हैं। यहाँ आने पर असीम सुख की अनुभूति होती है। यहाँ पर महापुरुषों का दर्शन होता है जो लोगों को जीवन जीने की सीख देते हैं। वहीं उन्होंने अपने आने वाली फिल्म के बारे में भी बताया कि किस तरह से वो लोगों को हंसाएगी। बड़ा अच्छा प्रश्न है भैया जी आपका। और मैं एक बोल रहा हूँ कि बचपन से एक चीज मैंने, एक शब्द, एक लाइन है जो पूरी दुनिया में भारत का कोई भी आदमी इसमें विश्वास करता है, जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। तो हम अभिनेता हैं। मुझे लगता है कि ये प्रयागराज की धरती से धीरे धीरे 20 साल में जब पहली बार आया था तो ये लाइन कितनी बार पढ़ी थी किताबों में,
लेकिन इसको जीवन में उतार लें, ये इतना सरल भी नहीं है। और ये कहना बहुत सरल है, लेकिन इसको जीने में एक जीवन नहीं, बहुत जीवन कम है। लेकिन प्रयागराज में हर साल आके दद्दा जी के सिखाए हुए कुछ ऐसे जीवन दर्शन के प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं कि बोले कि देखिए, तो उसमें सारा संसार एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, भारतवर्ष की संस्कृति का पहला मूल मंत्र। आप विश्वास करिए, उस सोने सुहागा कि मुझे अभिनेता होने का सौभाग्य मिल गया। तो अभिनेता तो वैसे ही नेचर के करीब होते हैं, प्रकृति, जल, जंगल, जमीन, पहाड़ी, पर्यावरण, पर्यटन, इन सब के वैसे इनको सबको अपना गहना मानते हैं। तो मैं इस जन्म में नहीं, 500 जन्म तक मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आध्यात्मिकता के लिए इस तरीके के मंच मिले, जहाँ मेले मिले, जहाँ मुझे जीवन सीखने को मिला, दर्शन सीखने को मिला। और दुनिया के भारतीय सिनेमा से लेके अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा तक हर मंच से प्यार मिल रहा है। और हर मंच की जो है बोलते हैं कि कहीं भी जिसके साथ काम किया या जिसके साथ काम नहीं किया, लेकिन लाड़ प्यार दुलार हर डायरेक्टर, हर निर्देशक, हर प्रोड्यूसर, हर राइटर से मिला। तो और साथ में जो एक बोलते हैं हम कि राह तो वो है जिसने, कोई तो है ऊपर वाला जिसने आंखें बनाई हैं, वो राह है। नहीं तो बगैर पेट्रोल की इतनी देर से अपन एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं, अगर 1 सेकंड की गड़बड़ हो जाए तो अभी आप हमें अस्पताल लेके जाओगे। और या मतलब, और भगवान ने करे सब 100-150 साल जिए, मैं 125 साल जीना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि बिना पेट्रोल के सब चल रहे हैं। जो यहाँ का बेटा था गंगा किनारे वाला छोरा, वो भले ही भूल गया, मगर आपका नाता शहीदों की नगरी का बेटा जोड़ लिया। यहाँ नहीं, से तो प्रयागराज को कैसे आगे बढ़ाने का काम? प्रयागराज के लिए पूरा जीवन कुर्बान है, क्योंकि प्रयागराज हमारी उत्तर प्रदेश की, हमारी जन्मभूमि में प्रयागराज आता है। और हमारी कर्म भूमि मुंबई महाराष्ट्र में आती है। और हमारी पूरी संसार भूमि जो है कर्म के रूप में और धर्म के रूप में, नेचर के रूप में आती है। मैं प्रयागराज की धरती से जो जुड़ा तो दद्दा जी की वजह से, और अब लेटे हुए हनुमान जी से, बेड़ी माधव जी से ही प्रार्थना करता रहता हूँ कि कोई ऐसी गलती कभी जीवन में, इतनी सद्बुद्धि ज़रूर दीजिएगा जीवन के झंझा बातों में, कि गुरु महिमा हमेशा, गुरु का जो श्रेष्ठ स्थान है वो याद रहे, माता पिता का स्थान याद रहे, और कुल देवी देवताओं का स्थान याद रहे। और ये कोई तो सिस्टम है कि बोलते ना कि बगैर कोई, किसी एक जलसा करने के लिए कितनी लोगों, एक बारात करने के लिए कितने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है ना भाई बा। इसकी कौन व्यवस्था, जहाँ पे आपने, हम उनको सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन जो आने जाने की आस्था है, या एक दूसरे के साथ 1 घंटे से अपना जीवन का महमूल्य समय दे रहे हैं, ये ना आस्था नहीं, ये श्रद्धा की पराकाष्ठा है। और जब भी जियो तो पराकाष्ठा में जियो। और जीवन में जो भी जो अभिनय है, तो अब जीवन भर पूरे देश दुनिया के अभिनय के लिए कुर्बान हूँ। अब कोशिश करूँगा, अभिनय का दूसरा नाम सेवा है। जहाँ मिले तो गहना बन के मिलें, गहना बन के देखें, गहना बन के सुने, और जब भी लगने का मौका मिले तो माथे का तिलक बन के दिए। आखिरी सवाल है कि अब राजपाल जी किस अंदाज में लोगों को हंसाने आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अभी जो कोरोना के बाद में फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, फिर 2022 में सिनेमा धीरे धीरे आया, और पिछले 2-2.5 साल में अब जो सिनेमा मूव कर रहा है, तो अगले 10-15 साल आप समझिए सिनेमा का स्वर्णिम युग आने वाला है, जिसमें 2000 करोड़ की फिल्म बन रही है, 4000 करोड़ की फिल्म बन रही है, तो अनाउंस हो चुकी। लेकिन विश्वास करिए, 1-2 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ से लेके 200 करोड़ से लेके और 10,000-20,000 करोड़ की फिल्म भी आपके भारत में बन के पूरी दुनिया में अपना झंडा स्थापित करेगी। और जन जन, क्योंकि अब फॉन्ट आ गए हैं, अब इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि एक फिल्म एक भाषा में बनाते हो, उसको आप 72 भाषाओं में करके पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो। और 5-5 पैसे का बिजनेस आ गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, सब कुछ। तो कैपिटल, अब तो एआई का ज़माना है, एआई का हमेशा सदुपयोग करें और अपने मिशन के लिए उपयोग करें, तो ये आपके लिए औषधि का काम करेगी। और अगर एआई के साथ खिलवाड़ किया तो फिर विश्वास करिए, फिर आपके साथ वो खेल होगा जो आपको समेटना मुश्किल हो जाता है। तो
बबूल बोओगे तो कभी भी बबूल ही मिलना है, और आम बोओगे तो आपको आम ही मिलना है। फैसला आपके हाथ में है। सब सुविधाएं, इतनी सुविधाएं अगले 10-20 साल में भैया जी होने वाली हैं कि पूरी दुनिया को आप अपनी चिप के रूप में अपनी जेब में पैसे लेके घूम रहे हो। सब कुछ है, सबको सब कुछ मालूम है। तो जियो खुल के, संस्कार में जियो, व्यवहार में जियो, और अपने अपने कुनबे, अपने परिवार में जियो, लेकिन हमेशा मिलजुल के संसार के लिए जियो। लव यू ऑल। बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पूरे भारतीय लोगों में आक्रोश है, तो वहीं तीरथ के राजा प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सनातनी किन्ना अखाड़े ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए श्री लेटे हनुमान मंदिर से लेकर संगम नोच तक विरोध प्रदर्शन किया। सनातनी किन्ना अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सनातनी किन्ना अखाड़े के लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं सनातनी किन्ना अखाड़े ने मांग की है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सरकार यहां से सारी चीज भेजना उनको बंद करे, चाहे वो बिजली हो या फिर कुछ भी, और जरूरत पड़ी तो हम भी यहां से जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। वॉक थ्रू। जय श्री महाकाल। आज सनातनी किन्नर अखाड़े के नेतृत्व में और सनातनी किन्नर अखाड़े के बैनर तले मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन को मकर संक्रांति बोला जाता है। इस दिन बहुत हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत खास है। ये माघ के महीना के दिन है और इस दिन हम लोग नेगेटिव ऊर्जा छोड़ के पॉजिटिव ऊर्जा के तरफ जाते हैं। तो आज के दिन हमारा पूरा सनातनी किन्नर अखाड़े के सभी सदस्य, संत, महंत, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडल, सब कोई मिल के आज हम लोग ने बहुत हर्ष उल्लास के साथ, बाजा के साथ हम लोग ने आज स्नान किया। ये करने का मेन उद्देश्य ही सनातन धर्म को मजबूती से आगे बढ़ाना है और विश्व शांति के लिए, जन जन के कल्याण के लिए आज हम लोग ने स्नान किया। और हम लोग जो सनातनी जो भी है उन सभी से मैं यही कहूँगी कि अब हम लोग को चुप नहीं रहना है, हम लोग को संगठित होकर आगे बढ़ना है। अभी देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके चुन चुन के हिंदुओं का हत्या हो रहा है। इसमें हम लोग 2 दिन पहले हम लोग ने पिंडदान भी किए उन आत्माओं के शांति के लिए। और मैं यही कहूँगी कि जो भी हमारे या प्रयागराज के ये माघ मेले में हो 2026 के, या हमारे देश में कोई भी ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो हमारा सरकार उसको चिन्हित करके देश से बाहर किया जाए और बांग्लादेश को कोई भी मदद न दिया जाए। मैं ये सरकार से अपील करती हूँ। और बांग्लादेश को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन के मार रहे हैं। तो इसका हम लोग बहुत कठोर विरोध करते हैं। अखाड़ा है सनातनी किन्नर अखाड़ा, ये मातृरूपिणी अखाड़ा है। अगर आप हमारे उद्देश्य भी देखोगे तो उसमें हमने कहा है कि अखंड भारत की हम प्रार्थना करते हैं, है ना। गाय को पशु की श्रेणी से निकाल के हम उसे माता की श्रेणी में लाना चाहते हैं। तो सनातन किन्नर अखाड़े का उद्देश्य यही है कि देश, सिर्फ केवल भारत नहीं, विश्व में जितने भी हमारे सनातनी लोग हैं उनका संरक्षण करने के लिए सनातन अखाड़ा है। सनातनी किन्नर अखाड़ा में अगर आप देखोगे उसमें बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे टीम बनी हुई, जैसे पैनल है हमारे में, नागा साधु भी है, वैष्णव साधु भी, सभी प्रकार के हमारे सनातनी किन्नर है। तो उनका पकड़ के भारत के ऊपर कभी भी कोई आपदा आती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जैसे बंगाल में जो हो रहा है उसके हमने कड़े विरोध की, और सिर्फ विरोध ही नहीं किया, आप समझने की कोशिश करो, वो हमारे भाई थे, सनातनी भाई थे, उनका किसने किया हमको पता नहीं। तो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर कौशल्यानंद गिरी के अध्ययन में हमने उनका पिंडदान किया है, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए। जो सनातन धर्म कहता है कि आत्मा का पिंडदान होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने कई कोने से उनका पिंडदान किया उनके आत्मा की शांति के लिए। यही प्रार्थना है कि भारत देश आगे बढ़े, सोने की चिड़िया जैसे भारत को कहा जाता है वैसे भारत के स्वर्ण युग आए, यही हमारी आशा है। प्रयागराज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्टर 2 संगम वापसी मार्ग पूर्वी पट्टी में स्थापित माघ मेला शिविर का शुभारंभ सोमवार को भव्यता के साथ हुआ। शिविर का शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद, न्यायमूर्ति जे मुनीर, न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी, न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा, अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी, मेलाधिकारी ऋषिराज ने फीता काटकर और नारियल तोड़कर किया। इस मौके पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन शिविर में किया गया। सुंदरकांड का शुभारंभ सभी न्यायमूर्तियों और अध्यक्ष राकेश पांडे और महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने पूजन कर किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे बबुआ, महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने शिविर में पहुंचे सभी न्यायाधीशों का माल्यार्पण और बुके देकर स्वागत अभिनंदन किया।
अध्यक्ष राकेश पांडे और महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने बताया। माघ मेला समिति में चेयरमैन कमलेश कुमार द्विवेदी, वाइस चेयरमैन राजकुमार त्रिपाठी, हनुमान प्रसाद मिश्रा सहित कई सदस्य शामिल हुए। आज यहाँ पे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मेला शिविर का उद्घाटन किया गया है और सुंदरकांड के पाठ के साथ भंडारा है और आज से हम लोगों का औपचारिक रूप से मेला शिविर शुरू है। हम लोग यहाँ पे लगातार जो है, चूँकि आज से शुरुआत हो गया है, औपचारिक शुरुआत हो गई हमारे यहाँ से, उद्घाटन हो गया है। आपने देखा कि तमाम सारे न्यायमूर्तिगण आए हुए थे और आज से हम लोग जो है परमानेंट भंडारे का आयोजन जो है शाम को डेली रहेगा और श्रद्धालु आते जाते रहेंगे और भोजन निरंतर चलता रहेगा। क्या यहाँ पे व्यवस्था रहेगी? यहाँ पे अधिवक्ताओं के उनके परिवार के लिए रुकने की जो है, अब सबका तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो पहले से इन्फॉर्म करेगा उसकी व्यवस्था रहेगी यहाँ पे। एक बात और, अभी माघ मेला अधिकारी चूँकि आए हुए थे, उनका कहना था कि जो कैंप है वो बहुत छोटा है, इसलिए क्योंकि जो समूह है अधिवक्ताओं का, खास करके हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो टीम है वो बहुत बड़ी है, तो इसको कम से कम इसके ट्रिपल टाइम जगह मिलनी चाहिए। कुलदीप भाई, चूँकि पहले से जो है यही एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि इतना बड़ा जो है हरदम व्यवस्था होती रही है इतने बड़े टेंट की, तो इसलिए इस बार भी वैसा हुआ। हाँ, लेकिन भी कहना था कि हमसे डिमांड नहीं किया। हाँ, डिमांड नहीं किया गया, थोड़ा सा नोटिस नहीं लिए हम लोग, कहीं न कहीं से फॉल्ट हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से जो है इसका कम से कम 2 गुना बड़ा जो है शिविर हम लोगों का होना चाहिए। बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पूरे भारतीय लोगों में आक्रोश है, तो वहीं तीरथ के राजा प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सनातनी किन्ना अखाड़े ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए श्री लेटे हनुमान मंदिर से लेकर संगम नोच तक विरोध प्रदर्शन किया। सनातनी किन्ना अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के नेतृत्व में हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सनातनी किन्ना अखाड़े के लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं सनातनी किन्ना अखाड़े ने मांग की है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सरकार यहाँ से सारी चीज भेजना उनको बंद करे, चाहे वो बिजली हो या फिर कुछ भी, और जरूरत पड़ी तो हम भी यहाँ से जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। वॉक थ्रू। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के पर अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, इसको लेकर किस तरह का प्रोटेस्ट सनातनी किन्नर अखाड़े की ओर से आज आप लोग कर रहे हैं? जी, यहाँ पे 2026 का माघ मेला लगा हुआ है, इसको मिनी कुंभ के रूप में भी हम लोग मान रहे हैं। तो आज ये गंगा जमुना सरस्वती मैया के धरती पे, ठीक है, माघ मेला में हमारा पूरा सनातनी किन्नर अखाड़े के तरफ से जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं को टारगेट करके चुन के उनका हत्या किया जा रहा है, इसको हम लोग पूरा हमारा सनातनी किन्नर अखाड़ा पूरा कड़ी शब्द में इसको निंदा करता है। और हम लोग आज इसी के विरोध में हम लोग विरोध प्रदर्शनी आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अब हम सभी सनातनी हिंदुओं को एक होना जरूरी है। जब तक हम लोग एक नहीं रहेंगे तब तक सेफ नहीं रहेंगे और हम लोग को सबको एक होके मुंहतोड़ जवाब देना है। जो अधर्मी लोग हिंदुओं पे टारगेट करके उनके हत्या कर रहे हैं, उनको हमारे यहाँ ये माघ मेले में भी बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी आए हुए हैं। मैं प्रशासन से, माघ मेला प्रशासन से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि इस सब को चिन्हित करके ये बांग्लादेशी शरणार्थी को यहाँ से भगाए, ठीक है ना। इस माघ मेले में प्रवेश बिल्कुल ना दिया जाए और पूरा हमारा सनातनी किन्नर अखाड़ा इसका विरोध करता है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सब एक होके आगे बढ़े और हम लोग सब जो बांग्लादेशी जो हिंदू के प्रति जो अत्याचार हो रही है उसके समर्थन में जी काला फीता बांध। वोटर आईडी है हमारा, हम भारत के नागरिक है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। जब हम भारत को भारत माता कहते तो हमारा सनातनी किन्नर अखाड़े का परम कर्तव्य है कि हम सनातनी हैं और हम हिंदू धर्म के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से बांग्लादेश हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कल 8 जन की हत्या हो गई, 8वां व्यक्ति की हत्या, ये वाकई शर्म की बात है ना। लोग हमेशा बोलते कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हमें जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिलहाल जैसे हमारे आचार्य ने कहा कि हमें सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। हिंदू कभी भी सोता नहीं है, ये हमें इस तरीके से मैसेज दे रहे हैं। हमारा सनातनी किन्नर अखाड़ा जो हिंदू धर्म का प्रचारक है और हिंदू धर्म को हम मानने वाले, हम इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं और हमें पीएम मोदी से भी ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को जो भी चीज़ें जा रही है उसका तुरंत बंद कर दीजिएगा। बिजली पानी जो भी हम दे रहे हैं
बंद कर दीजिएगा। जब हमारे हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरा नाम श्री गौरी है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, विष्णु मोहिनी राजमठ की पीठाधीश्वर हूँ। जय श्री महाकाल। हम सनातनी किन्नर अखाड़े से और सारे सनातनी हैं, और सनातनी कहीं पे भी हो सीमाओं में बांध के, ये नहीं कि बांग्लादेश में जो सनातनियों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, और सनातनी किन्नर अखाड़ा उसका विरोध कर रहा है। और मौका मिला तो हम बांग्लादेश जाके भी उनका बदला ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सरकार को है जो उनको सुविधाएं दे रही जा रही है वो रोकी जाए और हमारे सनातनियों को बचाया जाए। मैं भवानी सनातनी किन्नर अखाड़े की। इलाहाबाद से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी के मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि यूपी में 24% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि जब फॉर्म 6 भरा जाएगा तो उसमें भेदभावपूर्ण तरीके से लोगों के नाम जोड़े जाएंगे, जिससे विपक्ष को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले की शिकायत भारत निर्वाचन आयोग से किए जाने और भारत निर्वाचन आयोग से SIR की समय सीमा और बढ़ाए जाने की भी मांग की है। वहीं मनरेगा को खत्म कर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए जी राम जी अधिनियम को लेकर भी कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मनरेगा को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 2 फरवरी 2006 को ग्रामीण भारत के लिए ऐतिहासिक नरेगा अधिनियम लागू किया था। इसने गांव में गरीबों को रोजगार की गारंटी दी थी, लेकिन राज्य सरकारें आज इसमें अपना अंशदान देने से पीछे हट रही थी, जिसके चलते बीजेपी ने साजिश के तहत मनरेगा का नाम बदल दिया है और अब इसे खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा का नाम बदले जाने और इसे खत्म करने की साजिश का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस नेता उज्जवल रमन सिंह ने कहा है कि आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वारा का जन्मदिन है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी 100 दिन के कार्यक्रमों की भी शुरुआत कर रही है। कांग्रेस इसी कार्ययोजना के साथ ही चुनावी शंखनाद करेगी। उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में अगले 100 दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम करेगी, जिसमें 30 से ज्यादा संविधान संवाद महापंचायतों का आयोजन किया जाएगा। इन संविधान संवाद महापंचायतों में योगी सरकार की असफलताओं पर चर्चा होगी। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2026 को सीतापुर जिले से होगी। इसके बाद लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर और प्रतापगढ़ होते हुए प्रदेश में सबसे बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहीं बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस की खामोशी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आरोपों पर भी कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या का मामला यूनाइटेड नेशन में नहीं उठाया है, जबकि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। केंद्र की मोदी सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ कड़े कदम उठाने की बजाय विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। सुनाई नहीं पड़ता। एक चीज ये बताइए जो है कि इसकी यूनाइटेड नेशन में भारत सरकार ने इसको उठाने का कोई भी मौका भारत सरकार के पास था? इसको उठाना चाहिए था। क्या सरकार ने उठाया? सरकार ने हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए? इसके लिए मुझे याद है प्रियंका गांधी जी ने खुद इसको लोकसभा के बाहर और लोकसभा के अंदर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अनाचार हो रहा है, इस बात को खुद उठाया था। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बांग्लादेश के सामने क्यों इतने कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर इंदिरा गांधी जी ही तो थी जिन्होंने बांग्लादेश का उस समय जो भी भारत सरकार का नेतृत्व किया मजबूती के साथ, और इतना बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन जो है, और आज उसी के दम पर हिंदुस्तान की मजबूती पूरे विश्व में दिखाई पड़ रही है। ये हमारी प्रधानमंत्री की ही तो देन थी। लेकिन आज की वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ खड़ी है? अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भी लाचार और विवश दिखाई पड़ रही है। ये हम लोगों का मानना है। भारत की सरकार ने प्रभावी कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे। हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोग असुरक्षित है, असुरक्षा की भावना में है, और भारतीय जनता पार्टी उनकी सुरक्षा देने में अक्षम साबित हो रही है। ये हम लोगों का मानना है। राज्य की जो अवधारणा थी उसको और मजबूत कर रहे हैं। 100 दिन से 125 दिन इसको कर दिया है। इसके अलावा 1 हफ्ते के अंदर जो है वो ऑनलाइन भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कर देंगे।
और इसके अलावा जो है अन्य कई खूबियां गिना रही है। देखिए, आप तो समझते हैं जो औसत रोजगार मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मात्र 60 दिन के नीचे का जो है औसतन लोगों को जो है रोजगार मिल पाया जो है। अब रोजगार की गारंटी नहीं रह गई। अब पलायन करने पर गांव के लोगों को मजबूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की तो बातें हास्यास्पद लगती है, क्योंकि इनको गांव और खलिहान से, किसान और मजदूर से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों के जीवन के साथ खाली खिलवाड़ करना जानते हैं। और आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि इसकी समाप्ति की घोषणा आने वाले दिनों में, अगले 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, कि इनको जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है, तब से लगातार आप देखें तो इस योजना को कमजोर किया जा रहा है। इस योजना को कहीं न कहीं इस महात्मा गांधी जी के नाम से उनको परेशानी है, और इस परेशानी के नाते जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसा कृत्य कर रही है। मैं तो यही कहूंगा कि इस योजना को पुनः पुराने स्वरूप में लागू किया जाए। पलायन कर दिया जाए। पिछले 20 साल से, 2006 से ये योजना है, हम 2026 पे आकर खड़े हैं, और निश्चित तौर से हमारा ये मानना है कि ये बहुत ही सफल योजना थी। गांव में हमने गांव के लोगों को रोकने का काम किया, गांव में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। अब ये योजना जब नहीं रहेगी तो आदमी मजबूरी में कहाँ जाएगा? शहरों में जाएगा, मजदूरी करेगा, और जहां पर उसको उचित मजदूरी का पैसा भी गारंटी नहीं है। यहाँ तो रोजगार की गारंटी थी, उचित पैसे की गारंटी थी। और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में 30 जगह हम लोग रैलियां करने जा रहे हैं, 30 जगह, और प्रयागराज में भी अगले महीने हम जो है एक रैली करेंगे, और पूरे प्रदेश में हम वो जगह दे देंगे। सभी बड़े शहरों में हम लोगों ने, बनारस है, प्रयागराज है, और उसके बाद एक रमाबाई अंबेडकर मैदान में एक रैली की भी हम लोगों ने बात कही है। जब ये हमारी 30 रैलियां पूर्ण हो जाएंगी, उसके बाद उसकी रैली भी हम लोग करेंगे। तो हम लोगों में जन जागरूकता, जन जागरण और जन आंदोलन के दम पर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, और इसके माध्यम से हम जनता के बीच जा रहे हैं। और ये जो 2 मुद्दे हमारे हैं, चाहे मनरेगा का मुद्दा हो और SIR का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इस मुद्दे पर अपनी बात को रखने का काम कर रही है। को लेकर यहाँ पर चर्चा करें, और मनरेगा को लेकर जिस तरह से नाम बदला गया है, इसका जी राम जी किया गया, उसको लेकर क्या आरोप है आपके? देखिए, आज तो प्रियंका गांधी का जन्म दिवस भी है, और उस दिन हम लोग 100 दिन के कार्यक्रम की आज से शुरुआत कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदेश में, और ख़ासतौर से मैं प्रयागराज की बात करूं, 24% नामों को SIR में काट दिया गया है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेल रही है, जिसमें चुनाव आयोग के कहीं न कहीं सहयोग से, चुनाव आयोग की व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए थी, लेकिन 24% मतदाताओं का वोट प्रयागराज में कम होना एक चिंता की लकीरें उस शोषित वंचित समाज के चेहरे पर दिखाई पड़ रही है कि कहीं उनके मताधिकार के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। और उसके साथ बड़े पैमाने पर लोगों के मन में आशंका है, व्याप्त है, कि अब फॉर्म 6 के माध्यम से जब जोड़ा जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चिन्हित करके एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके ज्यादा लोगों का नाम जोड़ा जाना, और जो विपक्ष के लोग हैं उनके नामों को न जोड़ा जाने की एक साजिश और षड्यंत्र की बू आ रही है। तो SIR का, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने, मानसून सत्र पूरा चला गया, भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भागती हुई दिखी। कहीं न कहीं वो चर्चा से बचना चाह रहे थे। अंत में राहुल गांधी जी ने विवश किया, और उसके नाते शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा हुई। लेकिन चर्चा में फिर वही हुआ कि जवाब कुछ नहीं था सरकार के पास। लेकिन हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि लोगों का विश्वास
ही सबसे बड़ी लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है। अगर विश्वास ही अगर कहीं हिलता हुआ दिखे, और वो भी गांव के गरीब को, गांव में रहने वाले शोषित और वंचित समाज को, तो ये एक चिंता की बात है। हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि इस प्रक्रिया को अगर हम लंबा करके चलते, इसमें 6 महीने का पर्याप्त समय देते और पारदर्शी तरीके से ये व्यवस्था करते कि किसका नाम काटा जा रहा है और किसका नाम जोड़ा जा रहा है, ये सब बीएलए के सामने इस व्यवस्था को लागू करते। अभी तो मैं बतला दूं, प्रशासनिक अमले की तैयारी ही नहीं थी एसआईआर की, न किसी बीएलओ की ट्रेनिंग थी, न किसी रिटर्निंग अफसर की ट्रेनिंग थी, न जिलाधिकारी स्तर पर कोई पर्याप्त और समुचित ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई। ये मतलब आपाधापी में किया गया एक व्यवस्था जो लागू की गई, जिससे सारी स्थिति चरमरा गई और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रयागराज में 24% मतदाताओं के वोट कम हो गए। अब किसके वोट कम हुए और किसके वोट अब जोड़े जाएंगे, एक ये बड़ा सवाल बीजेपी ये कह रही है कि ये अभी कटे वोट नहीं माने जाएंगे, अभी उनके पास पर्याप्त मौका है, वो साक्ष्य देंगे तो नाम जोड़ा जाएगा। तो किसका जोड़ा जाएगा और किसके कहने पर? ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये व्यवस्था पारदर्शी हो। इस व्यवस्था में देखिए, चुनाव आयोग का उद्देश्य क्या है? लोगों को मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोकतंत्र मजबूत हो। काटा जाना तो किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। किसी को बी कैटेगरी में रखना, किसी को सी कैटेगरी में रखना और इस बड़े पैमाने पर रखना, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये व्यवस्था हमारी लचर साबित हुई। इसमें पर्याप्त, या फिर इसको वापस लिया जाए, नहीं तो पर्याप्त समय दिया जाए। दूसरा, हम जो है मनरेगा बचाओ संग्राम कर रहे हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी के नाम को हटाया गया और मिटाया जा रहा है, एक ये बड़ा चिंता का विषय है। जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसकी हम लोगों ने, सोनिया गांधी जी जो इसकी प्रणेता थी, जिन्होंने शुरुआत की, जिनके माध्यम से ये 2006 में पूरे देश में लागू हुई और लोगों की उम्मीद की किरण थी, जो गरीब मजदूर था उसकी आशा की किरण मनरेगा थी, उसका नाम ही नहीं समाप्त किया। उसके अस्तित्व और स्वरूप के ऊपर खतरा है। जो व्यवस्था थी, आप बता दें 10% पैसा, 90-10 का जो है इसका अनुपात था। 10% पैसा देने में राज्य सरकारों को दिक्कत आती थी, समस्या पैदा होती थी। पूरे देश की बात करें और बिना राज्य सरकारों की सहमति लिए आपने 40% का अतिरिक्त बोझ उन सरकारों पर डाल दिया। क्या आप समझते हैं कि ये व्यवस्था लागू हो पाएगी? मेरा मानना है कि इसको हम लोग देशव्यापी और खास तौर से प्रयागराज में बहुत ही मुस्तैदी के साथ हम गरीब मजदूरों को लामबंद करेंगे और लामबंद करके सरकार को, राहुल गांधी जी ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर आगे चलते हुए मजबूर करेंगे कि सरकार फिर से पुराने स्वरूप पर इस योजना को वापस लाए। संगम नगरी प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां धूमनगंज पुलिस ने मोबाइल छिनैती करने वाले 03 अभियुक्त थाना धूमनगंज पुलिस व जनपदीय एसओजी, जनपदीय सर्विलांस टीम द्वारा गिरफ्तार। कब्जे से लूट के 28 मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त 02 मोटर थाना धूमनगंज पुलिस व जनपदीय एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम व जनपदीय सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना स्थानीय के पंजीकृत मु 0-0-0-15/2026 धारा 309-4B0N0S0 में 03 अभियुक्त एक सुहेल उर्फ जिगर पुत्र मोहम्मद खिजर निवासी M0-144 सुलेमसराया जयंतीपुर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज 2, साहिल हासमी पुत्र फिरोज अहमद निवासी बहादुरगंज बड़ा दायरा थाना मुठ्ठीगंज जनपद प्रयागराज 3, अनीश पुत्र इंद्रीश निवासी हटिया बहादुरगंज थाना मुठ्ठीगंज जनपद प्रयागराज को आज दिनांक 13 जनवरी 2026 को नेहरू पार्क खंडहर के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 02 मोटरसाइकिल व 28 मोबाइल फोन बरामद किए गए। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317-2-338-3363 340-2 BNS की बढ़ोतरी की गई। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
डिटेल में आज प्रयागराज में थाना धूमनगंज और एसओजी के संयुक्त प्रयासों के बदौलत एक मोबाइल चुराते हुए गैंग पकड़ा गया। इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है सुहेल, साहिल और अनीश। इनके पास से 28 मोबाइल हैं, वो बरामद हुए हैं। और जो छिनैती के दौरान जो ये घटना करने में जो मोटरसाइकिल यूज़ करते थे, उसमें 2 मोटरसाइकिलें हैं, इनके पास से बरामद हुई हैं। और इनका जो आपराधिक इतिहास है वो भी काफ़ी विस्तृत है। कई सालों से इन्होंने लूट की घटनाएं भी की हैं और तीनों व्यक्तियों के ऊपर कई सारे मुकदमे हैं। इसके अलावा जो मोबाइल बरामद हुए हैं उनमें से कई मोबाइल अभी स्विच ऑफ हैं, तो उनके बारे में उनकी ट्रेसिंग की जा रही है कि मोबाइल किसके हैं, कहां से इनके पास वो मोबाइल आए हैं। इसके अलावा भी जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं कि मोबाइल ये लूट कर किन किन को देते थे, कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे, तो उसके बारे में भी विस्तृत जाँच की जा रही है और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये भी बात सामने आई कि ये मोबाइल के पार्ट्स भी बेचते थे, तो कहाँ कहाँ बेचते थे, कुछ इन्होंने बताया? ये जो मोबाइल के पार्ट्स ये अलग अलग कर लेते थे और जो रिपेयर्स की शॉप्स होती, मोबाइल रिपेयर्स की शॉप्स, उनमें अलग अलग शॉप्स में बेचते थे अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू। तो उनके बारे में विस्तृत जो डिटेल्स और जानकारी है वो प्राप्त की जा रही है। भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से प्रयागराज पहुंचे सैकड़ों पत्रकार। प्रयागराज भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के 9वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन विश्वंभर कुमार सिंह राजू ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा गणेश जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर हुआ। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं समाजसेवी श्री प्रखर श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष शकील खान ने अपने संबोधन में कहा कि बीपीएसपी पत्रकारों के लिए वह सशक्त मंच है जहां से वे भारत को एक विकसित भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, जिन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से निभानी चाहिए और बीपीएसपी इस दिशा में एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है। पत्रकार का कर्तव्य केवल खबरें कवरेज करना तक सीमित न होकर हमें संगठन और पत्रकार के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान भर में पत्रकारों को जोड़ना एवं एकता बनाकर उसकी मान सम्मान की रक्षा करनी है। हमें समाज की सेवा करते हुए पत्रकारों के सम्मान की रक्षा भी करनी है। श्याम नारायण दुबे ने ये भी कहा कि बीपीएसपी केवल पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास और विकसित भारत के निर्माण के लिए भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। कार्यक्रम में भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिशंकर सिन्हा, राष्ट्रीय महासचिव मस्तराम मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम नारायण दुबे, राष्ट्रीय सचिव संतोष मिश्रा, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश अखिलेश नेहरा राकेश, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश राजेश निगम, महिला जिला अध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव, महिला जिला अध्यक्ष प्रयागराज गीता सिंह, प्रयागराज जिलाध्यक्ष मो शकील खान, विलास गुप्ता, प्रमोद कुमार, रामरक्षा गुप्ता, सोनू जी, रमेश चंद्र श्रीवास्तव, अश्वनी श्रीवास्तव, रुचि मिश्रा, अंश मिश्रा, आरती राकेश, अशोक मिश्रा, जितेंद्र गुप्ता, अकिल खान, शेरू चांद, अशोक निगम, अनिल तिवारी, गोरखपुर जिला अध्यक्ष मार्कंडेय पांडेय, प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, संगठन मंत्री संजय श्रीवास्तव, जिला प्रचार मंत्री अजय मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष अजय शर्मा, कुलदीप सिंह, चंद, कुंदन श्रीवास्तव, आमिर, अनवर, विलास गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, शिशिर गुप्ता, अखिलेश श्रीवास्तव, शेर, दिलीप जायसवाल, आयुष श्रीवास्तव एवं क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति के साथ देश भर के 28 राज्यों से आए पत्रकार कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव मस्तराम मिश्रा ने किया। अंत में भोजन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। आज भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का प्रोग्राम प्रयागराज पत्रकारों को इसमें क्या कहना? पत्रकार सबका हित करता है। एक मांग तो ऐसी है जो मैं चाह रहा था कहना, लेकिन नहीं कहा कि विवाद हो जाएगा। पत्रकार, अभी जो एंकर भाई साहब मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा कि पत्रकार न पक्ष का होता है न विपक्ष का। ये बहुत अच्छी चीज है और मेरा मानना है कि आज जो भारत की परिस्थितियां हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की, इसमें पत्रकार अपने चौथे स्तंभ का रोल बहुत अच्छी तरीके से अदा कर रहा है। वो पक्ष का भी बात बोलता है, विपक्ष का भी बात बोलता है और काम तो ठीक चल रहा है। भारतीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का आयोजन प्रयागराज में हुआ, क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों को?
देखिए आज भारतीय सुरक्षा परिषद का जो आयोजन हुआ है 9वां आयोजन है ये, और बहुत ही अच्छा सुखदपूर्ण आभास हुआ और इस तरह का आयोजन इस तरह का होता रहना चाहिए। और मैं पूर्व में भी कहा कि जैसा कि पत्रकार चौथा स्तंभ है इस देश का और उसकी हितों की रक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रत्येक नागरिकों को हितों की और सुरक्षाओं की जो क्या नाम है देखता है, समझता है, उसके बारे के प्रश्न उठाता है, उसके बारे में बात करता है, उसके मुद्दे को आगे लेके आता है। तो हम सभी की समाज के समेत प्रत्येक नागरिकों की एक जिम्मेदारी है कि हमें भी उन लोगों की सुरक्षा और सम्मान की फिक्र करनी चाहिए, उनको उतना सम्मान मिलते रहना चाहिए। और ये इस तरह का जो आयोजन है इस तरह से होते रहना चाहिए, ताकि समाज में भी एक विख्यात होता रहे कि इस तरह की चीजें हैं और हमें पत्रकारों की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में लगे आस्था के सबसे बड़े माघ मेला 2026 के शिविर में लगी आग। माघ मेला क्षेत्र के काली लोअर संगम चौराहे पर शिविर में लगी आग। काली लोअर संगम चौराहे पर राम नाम मानस प्रचार समिति के शिविर में लगी आग। माघ मेले में शिविर के 2 छोलदारी पूरी तरीके हुए भस्म। मेला फायर ब्रिगेड द्वारा तत्परता से आग बुझाई गई। 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक मोटरसाइकिल यूनिट की तत्परता से आग में पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। शाम को बिजली सप्लाई शुरू होते ही लगी आग। कनेक्शन ढीला होने के कारण हुई भड़की चिंगारी। बिजली के तारों के आपसी शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। वहीं अग्निशमन विभाग ने बयान जारी करते हुए बताया, माघ मेला 2026 त्वरित फायर सर्विस कार्रवाई से आग पर समय रहते काबू। आज दिनांक 13 जनवरी 2026 को मेला क्षेत्र अंतर्गत थाना झुंसी सेक्टर 05 में श्री राम नाम एवं मानव प्रचार संघ निकट संगम लोअर चौराहा स्थित संस्था परिसर में विद्युत आपूर्ति के दौरान लाइट फ्लक्चुएशन के कारण शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना हुई। घटना की सूचना शाम के 5:45 बजे प्राप्त होते ही घटनास्थल के निकट ड्यूटीरत 2 पहिया फायर वाहन तत्काल मौके पर पहुंचा। इसके उपरांत मात्र 0.2 मिनट के भीतर फायर सर्विस के कुल 0.6 वाहन घटनास्थल पर पहुंच गए तथा तत्परता से अग्निशमन कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस आगजनी की घटना में 0.2 छोलदारियां जलने की सूचना है। किसी भी प्रकार की जनहानि अथवा अन्य संपत्ति की क्षति नहीं हुई है। फायर सर्विस की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से आग पर पुनर्तः काबू पा लिया गया है तथा स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।